हमारे इस 5वें तकनीकी सत्र के लिए हमारे साथ रिसोर्स पर्सन के रूप में, विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रोफेसर देवदत्त शर्मा जी हैं। सुबह जैसा कि आपने देखा कि सूर्य ने प्रकाश फैलाया और अब हमारे पास देवदत्त आ गए हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं अपने शिक्षण अधिगम केंद्र श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यू आर warm welcome sir, heartiest welcome। हमारे साथ हमारी कार्यशाला समन्वयिका जुड़ चुकी हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी प्रतिभागियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे आज के विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर देवदत्त शर्मा जी हैं, जो कि डायरेक्टर HRDC हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में कार्यरत हैं और आप ज्योग्राफी के विषय विशेषज्ञ हैं और आप ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त। आपको लगभग 25 वर्षों का अनुभव है। इन 25 वर्षों में आपने अपने ज्ञान, अपने शोध और अपने किए गए कार्यों द्वारा हमेशा ही शिक्षा जगत को आलोकित किया है, प्रकाशित किया है और उसके द्वारा आपने विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए अपने ज्ञान के द्वारा अपनी ज्ञान गंगा को प्रवाहित किया है। आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से फर्स्ट पोजीशन पर आपने जो है इस विश्वविद्यालय के कॉलेज में जो है आपने ज्वाइन किया, जहां रहते हुए आपने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर का पद भी सुशोभित किया। उसके साथ ही आपने बहुत इम्पोर्टेंट रोल ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में रहते हुए आपने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को प्रदान किया कि आपने वहाँ एक विश्वविद्यालय यूके के विश्वविद्यालय के साथ आपने एक मेंबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में अपना योगदान देते हुए वहाँ उसके साथ जो है एक कोलैबोरेशन आपने तैयार किया, जिसमें बाथ स्पा यूनिवर्सिटी में आपने जो है अपना योगदान प्रदान किया। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हाईलैंड्स, आइसलैंड, पर्थ, स्कॉटलैंड यहाँ आपने विजिट किया, आपने यहाँ पर अपना योगदान प्रदान किया। विभिन्न रिसर्च पेपर आपके पब्लिश्ड हैं, अराउंड 100 के आपने सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में आपने अपने ज्ञान की गंगा से लोगों को उद्बुद्ध किया है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने इन ज्ञान रश्मियों से हमें आलोकित करें और हमें आज के विषय रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के विषय में हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रोफेसर देवदत्त शर्मा, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू जितेंद्र जी। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं, जो कि प्रारंभ में हम सभी को, जो भी हम किसी भी तरह की जब भी कोई रिसर्च का बात आती है तो इस कहानी को याद रखना चाहिए। कभी हमने बचपन में पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। कई बार कहीं पे हमने ये सुना होगा कि बहुत सारे अंधे थे, उनके सामने हाथी आ गया और फिर वो अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये जॉन गॉडफ्रे सेक्स द्वारा जो ये लिखी गई कहानी है, इसको थोड़ा सा एक फिलोसफिकल वे में मैं आपसे बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये किस तरह से हमारे रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज को मैं लिटरेचर रिव्यू के पहले आपसे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि जो हाथी है, तो सबसे पहले जो व्यक्ति जिसने जब आया कि हाथी आ गया, तो किसी व्यक्ति के हाथ में उसकी सूंड आ गई, किसी व्यक्ति के हाथ में उसके जो दांत थे, जो टस्क थे, वो आ गए, किसी व्यक्ति के हाथ में उसकी टांग आ गई, किसी व्यक्ति ने केवल उसकी पेट को छुआ, किसी ने उसकी पूंछ को छुआ और कोई जो है सीधा ऊपर चढ़ के जो है हाथी पे बैठ गया और उसके कान को छुआ। तो किस तरह से वो उसकी व्याख्या करते हैं, क्योंकि इन सभी, वो हमने तो जो कहानी पढ़ी सुनी थी उसमें तो अंधे की बात की गई थी, और यहाँ पे जैसा पिक्चर में दिखाया गया कि सभी के आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और उन्होंने कभी हाथी के बारे में ना सुना था ना उसको देखा। तो वो जो रिसर्च भी है कि बहुत से ऐसे विषय होते हैं कि जिसके बारे में हमने ना तो कभी पहले सुना होगा, ना शायद पढ़ा होगा,
और वर्तमान पीढ़ी में जो हम सब अभी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, आज की डेट में एक विषय शायद हमारे लिए कोविड भी हो सकता है, क्योंकि इस कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में हमने कभी सुना नहीं था, उसके बारे में कोई पढ़ा नहीं था, उस तरह की कोई जानकारी नहीं थी, तो हम अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति वो हाथी की सूंड को पकड़े हुए था, तो उसने बोला कि हाथी तो स्नेक की तरह होता है, सांप की तरह होता है। लेकिन दूसरा जिसके हाथ में उसके दांत आए थे, उसने बोला कि नहीं नहीं, यू आर रॉन्ग, वो तो एक तलवार की तरह होता है, एक बर्छे की तरह होता है, क्योंकि उसके हाथ में उसके दांत आए हुए थे। लेकिन जिस व्यक्ति ने हाथी की टांग को छुआ था, पकड़ा था, वो बोलता है कि नहीं, बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग, इट्स लाइक ए ट्री। लेकिन जो व्यक्ति उसकी बॉडी को छू रहा था, वो बोलता कि तुम सब गलत हो, ये तो दीवार की तरह होता है हाथी तो। लेकिन एक व्यक्ति जिसने उसकी पूंछ पकड़ी हुई थी, वो बोलता है कि हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तो वो सब जब आपस में झगड़ रहे थे, एक व्यक्ति जो सीधा हाथी के ऊपर पहुंच गया था, उसने बोला कि तुम सब गलत है, हाथी तो पंखे की तरह होता है, इट्स लाइक ए फैन। अब जब ये झगड़ा देखा तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो उधर से गुजर रहा था, जो कि ना तो उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, ना वो अंधा था, तो जब उसने पूछा तो वो सारे उन्होंने बोला कि आप लोग क्यों झगड़ रहे हो। तो उन्होंने सभी ने बोला कि आप हमारी समस्या का समाधान करिए, हम इस बात पे अपनी बहस कर रहे हैं कि हाथी किस प्रकार का होता है। तो सबने अपनी अपनी बात बताई। तो अब आप निर्णय दीजिए कि हम में से कौन सही है, कौन गलत है। और उनका सुनने के बाद उसने जो आंसर दिया कि ऑल ऑफ यू आर राइट एंड ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग, तो सब लोग अचंभित हुए कि ऐसा कैसा हो सकता है कि हम सभी गलत भी है, हम सभी सही भी है। तो उन्होंने बोला कि जो भी हिस्सा आपने हाथी का छुआ है, उसके आधार पर जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आपने पूरे हाथी में से केवल थोड़े से हिस्से को ही छुआ है, इसलिए हाथी कैसा होता है वो आपकी बातों से क्लियर नहीं होता, इसलिए आप सभी गलत है। तो फ्रेंड्स, research is like that only, because research is a larger body of knowledge, and any addition that we make through our research papers, through our dissertation, through our thesis, is just a drop of water in the large ocean of knowledge. So this is the philosophical concept that certainly relates to our researches, that where actually our research fit in the broader framework of knowledge. And since I'm supposed to talk on literature review, then I'll move to that slowly, just linking that, because if I would have started straight away from review of literature without linking it to the whole research, I think it would have been the same thing as that of the story. So friends, whenever we think of any research, I just mentioned of the COVID, or there can be n number of other things relating to our disciplines, whether it is history, whether it is sociology, whether it is economics, whether it is geography, whether it is literature, then certainly there are few things. There are certain starting points of all the researches, background of the study. And we certainly move from general idea to research questions. We may have just the general idea of the things, and then to the research questions. And these research questions may be about the attitude of the population, it may be pertaining to phenomena, it may be pertaining to consequences. And in today's time, as we have been talking about the COVID, we may think of what is the general idea to research questions. The general idea, we may have some general idea. We all know that it started from Wuhan, China, and it has spread over 200 countries of the world. This is just a general idea. Then we may think of certain research questions about the attitude of the population.
whether the attitude of the population is related to the number of the people affected by COVID in particular country. We were just listening the news yesterday of Delhi itself, where this great institute, Rashtriya Sanskrit Vishwavidyalaya, is also situated. We all know that it is the winter time. We have been already facing the problem of the visibility, problem of pollution, and there was a lot of politics pertaining to the ban on crackers during the Diwali festival. Yet at the same time, Delhi was facing the third wave of the COVID patients. So is this anyway related to the attitude of the population? Because what has been shown through various news channels, that people all through in the bazaar, in the station or elsewhere, they have become so reluctant, they have become so carefree that they have not been following probably the certain guidelines issued by the government. And today in newspaper, I was reading another interesting story from Himachal Pradesh, that in a village located in Lahaul Spiti district of Himachal Pradesh, there have been 43 is the total population of the village. However, it is around 100, but the rest of the people, they have already moved to Kullu during the winter time. And those who have been back in village, all but one have been affected by COVID. Can you imagine? Only one person out of these 42, 43 people, only one has not been affected. All others have got affected. Why? Because rest of the people, majority of the people, they have not been following the SOP, the standard operating procedure during the COVID time, that we should use mask, we should use sanitizer, we should keep social or physical distancing, whatever you keep. But this fellow, even at home, even in the village, has been following. So he was the only person who was tested negative. Rest of the village is positive. Therefore, my research question may be, is it related to the attitude of the population? The second is the phenomena, because there may be large number of things that we can see. We can see that it is raining, and then certainly the accumulation of water that will result into the floods, and we can always relate it to the slopes and the terrain and the relief of the region. But this is a very different phenomena. We always know this is an invisible enemy. So the phenomena, COVID, is the invisible enemy. So we have to see, and then the consequences. We can always think of the consequences that world over, large number of people, they have already died, and even in India, the number is reaching 1.5 lakh. And friends, this is a very big number. Just in about 6-7 months, we have lost so many people. So this is from general perception phenomena, and we can relate it to the social status. We can relate it to the other things that we see. Is it anyway related to the other social system, social stratification, our lifestyle, our health, and other things? Therefore, whenever we think of these things, then naturally we move to the literature review. We can think of, if I'm thinking that is it related to anything, so then we have to review about the literature. How would I know? Because you can see that in the beginning there have been reports, there have been news that initially the medicines which was in fact for the other diseases, like you can think of many other diseases which had probably some similar symptoms. Even the medicine which was for AIDS, it was also used for treating the corona patient. So it is always which is related to the phenomena, and therefore
because there was no direct research on corona, COVID, or things like that. Therefore, certainly the first thing will be what was it like, whether there was any such disease which we can place somewhere close to it, so that we can just make the beginning of as far as the research in this direction is concerned. So this is how the literature review starts, and we can say, if we have to define it, this is you can say is an assessment of a body of research that addresses a research question. Because what I said in the beginning, because after knowing those problems, there was certain research questions in our mind. I don't know what has been the background of the participants. For example, there may be the people from literature. If there are people from, for example, English, there may be people from Sanskrit, there may be people from Hindi. We can think of certain literature in your own subject. What can be the research question? Because whatever the writers, whatever these people have written, it is somewhat related to the prevailing conditions. What Munshi Premchand ji has written, what he wrote at that time, it is just not the fiction or the story. It also explains, it also shows the social and economic system of that point of time. So that may be the beginning of my hunch. Likewise, in English, you'll find that in English literature, large number of stories, even which has been written by whether William Shakespeare or John Keats and other, many of them, they have certainly written about witchcrafts and love poems and things like that. So this is sometime again my research questions, that whether it has anything related to the social system of that point of time. So certainly I will review literature accordingly. Then it is an organized written presentation of what has been published on a topic by the scholars. If there is any study which has been published, excuse me, then you can see this is an account of what has been published by accredited scholar. Sometime we may be interested that there is already some studies. We have few people who have certainly worked in that field. Naturally हम उस व्यक्ति को, उस सब्जेक्ट को, उस रिसर्च जर्नल को, उसको भी हम ट्रैक करते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है, उसमें क्या किया गया है. तो इसलिए लिटरेचर रिव्यू को इसलिए भी हम देखते हैं. Then what can be the sources? Sometime you will find in certain books and other, you will find that source of literature review has been divided as primary, secondary, or tertiary, like that. But I'm not going in primary and secondary. I'll just show you this diagram. These can be some of the sources of literature review, which includes all primary, secondary, as well the tertiary in today's time. If we have to think of the research reports which have been carried out by a researcher, we may have something, we may find certain such reports which have not been even published, that you can place probably in primary sources of literature review. Likewise, there can be large number of secondary sources which include books, journals, and things like that. Even the theses which are published, that can also be secondary. So all these things, that whenever you are carrying certain studies, not necessarily the exactly that you are looking for, but you may get some idea from the related studies. As I said earlier, even the COVID, because there was no COVID, there may not be exactly the same studies earlier, but we may try to find it whether
any such disease which had the similar symptoms, whether there was any such disease which has such a widespread. Can we look for those? And so it was just that there was a news from some parts of the India that this has been effective or like this. And we can also say that even whether should we go only for allopathic or whether there was any cure, even in the other sciences, whether it is Ayurveda, whether it is Unani, or whether it is Siddha or like that. So we can say that these are the large number of sources. Whenever we are looking for review, we should not look only for the books. We should not look only for the journals. We should also look for, there may be certain conference papers, there may be certain other things, because in history, especially I can talk of my subject, that there have been many such events when people have been doing the same things. They have researched same thing, but since it was not known to each other, they have worked in a very similar fashion. I can probably narrate a small story, which is a real story. And there was a conference of Annual Association of American Geographer. And this conference, which was being conducted, organized by this Annual Association of American Geographer, and there have been large number of researchers who sent their paper and abstract for the presentation during the conference. And one day the session was going on, and one person was presenting his research findings before the August gathering, while at the same time one person who was sitting in the audience, he started weeping. And everybody was astonished that what has happened, that he is weeping. And when people asked him, what happened? And let me tell you, the person who was presenting, he was Walter Christaller. Walter Christaller from Germany. And since he wrote in German language and it was not known to the rest of the world, and the person who was weeping, he was another German who was August Lasch. And when this fellow was asked that what has happened, he said, because he was presenting his research finding on the central places in southern Germany. When he asked that what happened, he said that it seems that the idea of the central places was already hovering in the space. And the radar installer was much stronger than mine. And he caught the idea first and presented over here. And I don't have anything new to present over here. This means that the similar, both the person, they came with a similar research. But since the person who presented first, he was accredited, he was given the credit for that, while the other one, naturally, he was just consoled that there are so many flaws, drawbacks in the Christaller's presentation and you can improve upon. So the idea of narrating this story is that one should go for literature review, which may be published, unpublished, and in today's time there is something which is also in terms of electronic mode. We have to look for all those things for literature review. And sometime I can show you probably some of the theses which I do have. क्वेश्चन ये आता है कि why do we need to review the literature? मैं अभी बात कर रहा था, मेरे पास कुछ थीसिस है जिसमें कि लिटरेचर रिव्यू है ही नहीं, कुछ ऐसे आते हैं, उसको मैं वैसे लौटा देता हूं, और कुछ में क्या होता है कि देयर इज अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर बट इट लुक्स लाइक एन एपोलॉजी. जैसे केवल आपने केवल इसलिए कि एक प्रकार से ये ना बोले कि भाई तुमने जो है वो बिल्कुल नहीं किया, तो वो उसका कुछ फायदा नहीं है. बिकॉज जो पर्पस है लिटरेचर रिव्यू का, पहली चीज है टू आइडेंटिफाई अदर रिसर्चर्स व्यूज. अगर आप उसको देखें नहीं कि भाई दूसरे रिसर्चर का व्यू पॉइंट क्या है उस प्रॉब्लम के बारे में, दैट इज इंपॉर्टेंट. हम
ठीक है अपना रिसर्च करे, बट वी हैव टू सी कि व्हाट इज द व्यू, व्हाट आर द व्यूज गिवन बाय अदर स्कॉलर्स, देन टू पुट योर वर्क इनटू वाइडर पर्सपेक्टिव, कि जब आप उस चीज को स्टडी करते हैं वाइडर पर्सपेक्टिव में, विच हैज द एप्लीकेबिलिटी at national and international level, your research should not be relevant to a very small area, small block or village or things like that, which is unique, which does not match to any. I think that will not have that much of what you can say, that much of impact. So you have to put your work into wider perspective so that you can, which can be acclaimed widely. I can see that there was one sociologist in India, Mr. Bose. He wrote some time back that he referred Bimaru states to many of the group of the states of the India. He referred that Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh, they make the Bimaru states, and these are the states which cover a very huge area. अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश लगभग मुझे लगता है कि आधे भारत का जो क्षेत्रफल है उसके ऊपर ये इसका फैलाव होगा, क्योंकि मैं उस बिहार की बात कर रहा हूं जब इन्होंने लिखा था उस टाइम झारखंड उसका पार्ट था, मैं उस मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं जब छत्तीसगढ़ उसका पार्ट था, तो उन्होंने उसको बीमारू स्टेट कहा। लेकिन बीमारू स्टेट्स किस आधार पे कहा कि जब वो इकोनॉमिक इंडिकेटर के आधार पे, बिकॉज दीज स्टेट्स दे हैव बीन लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, but later he realized that for development it is not only the economic indicator which we need to see, there are some other things, there is social perspective and environmental perspective. And later he realized that many of these states which have been put under this Bimaru states, they may not have contributed to green revolution, but they contributed to white revolution. अगर भारत में दुग्ध क्रांति आई तो there was a lot of contribution from the dry states, there was the contribution from Rajasthan, there was also the contribution from Madhya Pradesh. And when it comes to the social justice pertaining to the land holding and things like that, at that point of time even the states like this again Madhya Pradesh and Bihar, it was the better in many respect as compared to the other states. So he came and he later also realized those states which did very well in terms of the green revolution like Punjab and Haryana, they have been lagging behind in terms of the social justice, because it was the Haryana that we all know which had the lowest sex ratio. So it was lagging in terms of those social indicators. Therefore, this fellow came with another term, another research paper after some time, in which he mentioned, पहले बीमारू की बात की थी, he mentioned Dimaru, and everybody that he mentioned those states which was very well in terms of economic indicator, as I mentioned, Punjab, Haryana, they have been referred as Dimaru. He said that these are the states daughter eliminating male aspiring raging ultrasound. He referred to that. This was the result of the continuous researches that these states, though they have been doing well in terms of the economic indicators, but as far as there was a lot of gender gap, there was the elimination of the females, the cases of female feticides, that was probably highest in Punjab and Haryana and also the neighboring districts of the other states. So this was the case. So we have to put our research in the wider perspective and to identify methods that could be relevant to your project. हम कई बार ये होता है, you have a vague idea in your mind, you are not clear about your methodology. So sometime when we review, when we study, then we get some idea. So we get some relevant idea to our project, and we can also identify some seminal works in your area जो आप study करना चाहते हैं उस तरह का. जैसे आप देखते हैं कई बार मैं researches
को देखता हूं कि यहाँ पे सपोज लिटरेचर की मैं बात करूं, समटाइम वी कंपेयर, मे बी वी कंपेयर कालिदास विद शेक्सपियर. Do we find some similarity? Otherwise, both of them born in a very different socio-economic context. Certainly, one has written in Hindi, another has written in English, but yet if we find some similarity, some difference, can we really generalize? Can we find some link? So this is to identify certain similar works in your area. As whenever we अपने अपने सब्जेक्ट का जब हम थॉट के बारे में सोचते हैं, उसकी जब हम हिस्ट्री देखते हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट का डेवलपमेंट हुआ, naturally my subject, for example geography, it has developed more in case of German, in case of many other countries or many other continents which was in a very different language. So we can put that there was to provide the intellectual context for your own work, enabling you to position your project in relation to other work. आप एक इंटेलेक्चुअल टेक्स्ट जो है अपने काम का, enabling you to position your project की where do you lie, जो बाकियों का काम है उसमें आप कहां स्टैंड करते हैं. whether you are just going parallel, कि बोलो ताउम्र यूं ही चलते रहे नदी के दो किनारों की तरह बिना मिले, क्या वो हमारा काम भी उस तरह का है which does not match anywhere, or do we place our work somewhere? I think this is sometime we can see. even कल आप देख रहे होंगे कि कल जब न्यूज आ रही थी कि अगले साल के प्रारंभ में जो कि कोविड की कुछ मेडिसिन आ रही होती है तो उसमें कुछ रिलायबिलिटी की बात की जा रही है. जब रिलायबिलिटी की बात की जा रही थी तो उसको बताया जा रहा था कि 95% इफेक्टिव है, 94.5% इफेक्टिव है. तो दिस इज हाउ कि सपोज इफ यू कम विद सम मेडिसिन व्हिच कैन बी 96% इफेक्टिव, then certainly you say that your medicine, the one you have invented, is more powerful, more effective. Likewise, your research, it may be more powerful, more effective. Then what is the relevance? In general, we can say that relevance की in general research begin with reading. पहली चीज तो हम जितना ज्यादा जो है रीड करते हैं वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आप देखेंगे कि आज के समय में कि जब हम जनरल रिसर्च की बात करते हैं, ज्यादातर लोग क्या है कि हम सुनाने में विश्वास रखते हैं. जब हमने सुनाना हो तो रीडिंग बहुत जरूरी है. पहली चीज तो यह है, one should search, find and read what has been published so far about your issue. That's the first thing. कि जिस बारे में हम लिखना चाहते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम ये देखें कि पहले से क्या चीज उस विषय के बारे में पब्लिश हुई है. And it is also helpful to read, understand the basis of research and overall process in which they are applied. हम उस चीज को भी देखते हैं कि वो क्या प्रोसेस है जिसमें वो फाइंडिंग अप्लाई होगी. Finding new insights needs to be based on knowing what is known already. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. शायद इसको मैं दोबारा भी एम्फेसाइज करूंगा कि पहले ये तो पता चले कि what is known already. Of course, ये जो लास्ट वाली है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि we cannot read everything, और वो आवश्यक भी नहीं है. अब मान लीजिए, अब मैं बार बार इस कोविड का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि हम सभी इससे थोड़ा बहुत परिचित है, चाहे हमारा विषय कोई भी हो. एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन, हमारे को इसका इतना तो आइडिया है कि एक वायरस है जो कि पूरी दुनिया में फैल गया, और इस वायरस की वजह से चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम है, टीचिंग लर्निंग सिस्टम है, चाहे हमारी इंडस्ट्री है, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट था, बहुत देर तक जो है एवरीथिंग रिमेन्ड क्लोज्ड. तो इसलिए लाइकवाइज अगर हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे को बहुत सारा आज की डेट में एक ग्रे लिटरेचर तो एटलीस्ट बहुत मिलेगा, बहुत जो रिसर्च मटेरियल शायद नहीं मिलेगा. लेकिन कोई भी अपना विषय ले लेंगे हम, वेदर वी टॉक ऑफ क्लाइमेट चेंज, वेदर यू टॉक ऑफ इन्वायरमेंट, वेदर इट इज पर्टेनिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको बहुत सारा रिसर्च उस बारे में मिलेगा. वी कैन नॉट रीड एवरीथिंग, वो पॉसिबल भी नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है.
लेकिन वन शुड फाइंड आउट व्हाट इज नेसेसरी। ये चीज जो है कि सबसे पहले जब हम करते हैं, मैं एक चीज आपसे और शेयर करना चाहता हूं कि कई बार जो रिसर्चर होता है, आप में से जो बिगनर रिसर्चर होंगे या रिसर्च स्कॉलर रहे होंगे या है, एक चीज मैं अक्सर अपने रिसर्च स्कॉलर्स को बोलता हूं और ज्यादातर मैंने ये देखा है, वो हनुमान अप्रोच में विश्वास रखते हैं। हनुमान अप्रोच क्या चीज है? हम सभी जानते हैं, अभी लॉकडाउन के दौरान दोबारा से जो है हम सब ने रामायण देखी होगी। अब हनुमान को जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, वो किस लिए भेजा गया था? कैन एनीबडी से? सर संजीवनी बूटी लाने के लिए। ओके, और लेके क्या आए? सर पूरा पहाड़ उठा के ले आए। Yes, that's the answer. कि most of the researchers are like that they are supposed to bring out the Sanjeevani, but they will take out the whole of the mountain और रख लेंगे रिसर्च। अगर तो मान लो पीएचडी करने वाला है तो गाइड के सामने पार रख लेगा कि भाई तू ही ढूंढ ले अब इसमें से। I think that is something that we have to be judicious. We cannot read everything, but we should know what is important. That has to be reviewed. और इसलिए जो पर्पस है, ये मैंने पहले भी बताया कि पहला पर्पस क्या है रिसर्च रिव्यू का, लिटरेचर का, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का। पहले तो ये कि सबसे पहले ये पता लगे कि व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट ए रिसर्च प्रॉब्लम। जिस विषय पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, कि सबसे पहले ये पता चले कि उसके बारे में ऑलरेडी क्या क्या पता है। तो इसलिए क्या है कि इट हेल्प्स टू बिल्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, कि जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है, बहुत सारे जो हम कई बार काश बोलते हैं ना, वो काश भी क्या बताता है कि वो कुछ जो है देयर वाज अ लिंक। अब मैंने मान लीजिए अगर महाभारत एक सत्य कथा है, मैं बोलूं काश सुभद्रा सो नहीं गई होती। व्हाट इज माय इंटेंट टू से लाइक दैट? बिकॉज What was the previous knowledge? कि हमारे जो नॉलेज गाथा है उसमें हम ये बताते हैं कि बालक जो है जब मां के गर्भ में भी होता है वो तब भी ज्ञान प्राप्त करता है। और सुभद्रा को जब अर्जुन जो है चक्रव्यूह के बारे में बता रहा था, जब तक वो सोई नहीं थी तो तब तक के ज्ञान को अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ग्रहण कर लिया। लेकिन क्योंकि सुभद्रा को नींद आ गई, इसलिए चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है उस चीज का ज्ञान वो कभी प्राप्त नहीं कर पाया। और यही कारण था कि वो कौरवों के हाथों जो है उस चक्रव्यूह में मारा गया, और जिसकी वजह से जो है बाद में अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, और सारा जो महाभारत है वो सभी हम जानते हैं। इसलिए द फर्स्ट थिंग इज टू हेल्प बिल्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू, कि जो प्रीवियस नॉलेज है, आज की डेट में आप देखते हैं कि हमारा प्रीवियस नॉलेज क्या है कि हल्दी किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। कोरोना तो अभी आया, वाई ऑल आयुर्वेदा इज, और बहुत सारे डॉक्टर्स जो है इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हल्दी वाले दूध की बात कर रहे हैं। वो किस लिए हो रहा है कि भाई हमारा प्रीवियस नॉलेज है कि जो टर्मेरिक है, जो हल्दी है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच हेल्प्स इन बूस्टिंग अवर इम्यूनिटी। So that is something to build on previous knowledge. Then many published research studies contain recommendation for future research, कि कुछ ऐसी स्टडी होगी जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशन रखी होगी फ्यूचर के लिए, उसका पता चले तो we can follow that। और दूसरा कि it makes researcher know, वो मैंने पहले भी बताया कि कम से कम ये पता चला कि ऑलरेडी क्या पता चला है, क्योंकि जो ऑलरेडी पता है there is no need to still redo that। उसको आप कुछ नया नहीं निकाल सकते हैं। अगर हमें ये पता है कि भारत के अंदर पार्लियामेंट में 543 सीट्स है तो उसके लिए रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको ये पता है कि भारत के अंदर राज्यसभा में इतनी सीट्स है, उसके लिए रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी नोन। एंड देयर मे बी सो मेनी सच थिंग्स दैट इज crystal clear to everybody, and therefore it is necessary to narrow the problem to be studied। हमें ये पता है तो हम नैरो डाउन करेंगे। किस चीज को नैरो डाउन करेंगे?
हमारे को जो है, जो चीज अभी ज्ञात नहीं है उसको कर सकते हैं हम। अगर हम ये देख सकते हैं कि बाकी जगह पे अलग अलग स्टेट्स में कितने वोटों से एमपी चुना जाता है, उसके लिए आप कर सकते हो कि हाउ मेनी वोट्स आर देयर इन रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड हाउ मच इज द गैप। I think that we can find out, but not on the number. Then I identify questions a body of research does not answer, that there is already few things which has not been answered. उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर इसलिए भी किया जाता है कि उससे रेलेवेंट, उससे रिलेटेड थियरी क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो कौन से उस पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, ऐसी थ्योरी हो सकती है। जैसे हम कई बार बात करते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द थ्योरीज they apply to physical sciences or probably to biological sciences. We cannot have the theory which can apply to the social sciences, because social science is related to the human beings, and no theory, no model can certainly depict or project how the human beings will act in a particular situation. तो इसलिए उस वे से हम करते हैं। अब देखिए, जब ये आज की डेट में, जब शुरू में आप जानते हैं कि भाई हमारे भारत के अंदर जब 1980s में टीवी आया, शुरू में मुझे अच्छे से ध्यान आता है कि जब पहले मॉस्को ओलंपिक हुई थी और 1982 में जो दिल्ली के अंदर एशियन गेम्स हुई थी, उस टाइम गांव में तब कहीं कहीं दूर पार एक आध टीवी आया था। और उसके बाद तक भी इवन जब रामायण महाभारत शुरू हुआ बहुत कम टीवी थे, और उस समय जो टीवी था उसको बुद्धू बक्सा कहा जाता था। आई थिंक किसी ने सुना पड़ा होगा, और खास करके जो मेरी उम्र के नौजवानों, उनको तो निश्चित रूप से वो पता होगा कि उसको बुद्धू बक्सा क्यों कहा जाता था उस टाइम। बिकॉज टीवी क्या होता था कि विच हैज बीन प्री रिकॉर्डेड, दैट हैज बीन टेलीकास्टेड, और वो क्या होता था, केवल एक चैनल होता था, दूरदर्शन से आता था, बस वो कुछ देर चलता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि धीरे धीरे टीवी में कितना बदलाव आ गया कि दैट ब्लैक एंड व्हाइट टीवी विद वन चैनल, then there was a black and white TV with 8 channels, then came the color TV probably with 60 channels and then 100 channel, और उसके बाद जो है जो ये CRT TV था, cathode ray tube था, then it became plasma TV, then became LCD TV, then became LED TV, and today we talk of a smart TV, or smart TV में भी then you'll have so many further Q, LMNS, G, this, that, TF, और वो TFT के साथ साथ 3D, so many things. This is something that you can relate over here, because first of all they all know कि what is already known, और उसमें जब हम इस प्रोसेस में जाते हैं ये बुद्धू बक्सा नहीं कहा जाता है। आज की डेट में एक बात हो रही है, जब हमें पता चला कि ये सारा कुछ यही करता है, कि हम फिर भी एक बोलते थे कि कंप्यूटर है वो तो जो सिर्फ 1 और 0 की कमांड समझता है, बाकी उसको दिमाग थोड़े है। लेकिन फिर रॉबर्ट आ गया। रॉबर्ट में आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जिसकी बात हो रही है, वो कैसे पॉसिबल हुआ कि उसको एक प्रकार का विच इज कंपेरेबल टू ह्यूमन माइंड। आप कई बार कंप्यूटर पे चेस खेलते हैं, कंप्यूटर के साथ चेस खेलते हैं, आप एक चाल दे रहे, कंप्यूटर अपनी चाल देता है। हाउ इट वर्क्स, दैट मीन्स कि व्हाट देयर वाज ए रिसर्च कि व्हाट वाज ऑलरेडी नोन, उसमें कुछ एडिशन करके उसको फर्दर स्मार्ट बनाया गया। और जो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं, आज की डेट में हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप, हमारा फोन वॉइस कमांड ले लेता है। इमेजिन करिए द पर्सन हु इज ब्लाइंड, वो देख नहीं सकता है, टाइप नहीं कर सकता है, लेकिन वो बोल सकता है। आप वो बोलता है, इट कन्वर्ट्स टू दैट, देयर इज दिस टूल इज अवेलेबल इवन विद गूगल। आप बोलते हैं, इट कन्वर्ट्स। एंड व्हाट इज एलेक्सा, व्हाट इज सीरी, तो सीधा आप बोलते हैं कि ये लगाइए, वो तुरंत वो लगा देता है। This is also that how the literature review is
so powerful, so important for any discipline. So therefore we can say now we move to the types of literature. मैंने पहले भी इसकी बात करी थी थोड़ा सा बिगिनिंग में. यहाँ पे जब हम टाइप्स की बात करते हैं कि कई तरह का हो सकता है कि कई बार हम न्यूज़पेपर मैगजीन जो है उसी को हम एक बेस बना देते हैं. हालांकि उस पे कितना रिलाय होना है, क्योंकि मैगजीन में, न्यूज़पेपर में रिसर्च कम होती है, उसमें बहुत सारे कई बार व्यूज होते हैं और व्यूज जो है वो जरूरी नहीं है बड़ा स्टीक एनालिसिस से किए हो. तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं कि वी शुड बी वेरी केयरफुल. और इसीलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो लिटरेचर टाइप्स जो है, टाइप्स ऑफ लिटरेचर है, एक जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी का मैंने पहले बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी में तो जो रिपोर्ट्स है पब्लिश नहीं है, जो किसी ने एक्चुअल इंपेरिकल सर्वे से तैयार की है, वो प्राइमरी. और सेकेंडरी में जो है विच हैज बीन पब्लिश्ड दैट कैन बी रिव्यूड, उसमें कुछ कमियां रह गई हो. एंड देयर कैन आल्सो बी सर्टेन ओरिजिनल वर्क्स एंड रिव्यूज. एंड देन देयर इज आल्सो द ग्रे लिटरेचर. ग्रे लिटरेचर क्या चीज है? लिटरेचर दैट इज नॉट अवेलेबल थ्रू द यूजुअल बिब्लियोग्राफिक रिसोर्सेज, जो इंडेक्स नहीं है. और वो प्रिंट में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में भी हो सकता है, टेक्निकल रिपोर्ट्स भी हो सकती है. उसको हम ग्रे लिटरेचर कहते हैं. दैट समटाइम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वो किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. कभी अगर आपने साइंस फिक्शन को देखा होगा, कभी टीवी पे कुछ समय पहले कुछ इस तरह के सीरियल आते थे जिसको कि आप ये सोचते थे कि ये तो फिक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है. और उसमें मुझे एक ध्यान आता है, मैं बात काफी पहले की कर रहा हूँ, एट दैट टाइम आई वाज इन स्कूल. और उस समय जो एक फिक्शन में जो ये दिखाया जाता था कि जहाज उड़ रहे हैं, फिर एक जहाज से दूसरे जहाज को जो है तेल दिया जा रहा है. उस टाइम की जो मैं बात कर रहा हूँ, इट वाज नॉट पॉसिबल टू रिफ्यूल द एरोप्लेन्स इन द एयर. ये फिक्शन था, ग्रे लिटरेचर था, लेकिन इसमें कोशिश की गई क्या ये संभव है. और अभी आप सभी जानते हैं, जब हमारे यहाँ पे राफेल की सेकंड खेप आई, तो उसको जब वहां से सीधे फ्रांस से उड़ने के बाद वो भारत में ही उतरे, बीच में नहीं उतरे, लेकिन उसको आसमान में 3 बार रिफ्यूल किया गया. So it was just because of that thing that even the gray literature, which may not be very scientific at that point of time, that also become useful at later stages if the research goes further, that it can be possible. What can be the areas of literature? This is very important. One is theoretical literature. जो आपका टॉपिक है, जिसको हम रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं, अगर उसके रिलेटेड आप कुछ रिव्यू करते हैं, वो एक थियोरेटिकल लिटरेचर होता है. दूसरा मेथोडोलॉजिकल लिटरेचर, कि किसी ने मान लीजिए किसी मेथड को यूज किया है. कई बार हम बहुत सोफिस्टिकेटेड जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स है उसको यूज कर रहे हैं. इट कैन बी लाइक यू कैन थिंक ऑफ there may be that somebody is using factor analysis, somebody is using regression analysis, somebody has used something else. So therefore we have to also review certain studies just to know whether the methodology which a particular person has used, can it be used in my study. And also for empirical literature, that previous research in the field of study, what are those? That is the areas of the literature. Let us go for theoretical literature. इस theoretical literature में कि what's about the concept, definition and theories used in your field of investigation. For example, there is one thing which is closer to geography, closer to planning, closer to even economics. आज की डेट में पिछले 5 साल से मोदी गवर्नमेंट जब पिछली बार आई तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया, स्मार्ट सिटी. भारत में ये शब्द नया था, स्मार्ट सिटी. एवरीबॉडी वाज थिंकिंग दैट ये स्मार्ट सिटी क्या हुआ. लेकिन उससे थोड़ा पहले जाइए, इस स्मार्ट को हमने कहां सुना. उसके पहले हम स्मार्ट टीवी सुन रहे थे, स्मार्ट टीवी नहीं सुन रहे थे, कम से कम स्मार्टफोन सुन रहे थे. तो फोन तो हमें पता है कि क्या होता है, लेकिन स्मार्ट उसके पहले जो एक प्रीफिक्स लग गया, जो उसमें एक उपसर्ग लग गया, उस स्मार्ट से क्या हुआ कि फोन केवल अब सुनने बोलने को नहीं है. आई कैन डू सो मेनी थिंग्स ओवर देयर, आई कैन डू सम कैलकुलेशन, आई कैन डू इंटरनेट सर्फिंग,
I can play games, I can do so many such other things. Likewise, when we say smart city, it is just not the city which is for living, which is for dwelling, which is for shopping. There are many more such functions which the cities can do. तो therefore उस कॉन्सेप्ट में जब हम जाते हैं तो नेचुरली स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट नया आया होगा, लेकिन उसके पहले क्या था? वी गो बैक इन दैट कि बिफोर स्मार्ट सिटी देयर वाज, जब जिसको हम JNNURM की बात होती है, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन आता है, या अमृत मिशन आता है, या इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्ट है, हम उस पे जाते हैं. Therefore, what is already known about the issue in general, which theories are used and discussed in the area, कि जब हम स्मार्ट सिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी थ्योरी, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, उसके बारे में what concepts are used or debated. हम कई बार बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आज की डेट में ऑनलाइन की हम बात करते हैं. What are the things that can be debated? कुछ लोगों को इसमें नेचुरली, अब मेरे सामने आप होते तो बहुत सारी चीजें जो है हम एक दूसरे को एट द सेम टाइम हम उसको देख पाते और कुछ बातें कर पाते. अभी आप मुझे देख पाते हैं, बस से ऊपर मैं आपको देख पाता हूं, लेकिन मैं आपकी जो भाव भंगिमा जो है उसको शायद नहीं देख पाता हूं. व्हाट आर द रिएक्शंस, कि मैं जो बात कर रहा हूं क्या आप उसको समझ पा रहे हैं, आपका उसके बारे में उस क्षण क्या रिएक्शन था, वो शायद मैं ऑनलाइन ठीक से नहीं देख पाता हूं. जब हम ऑफलाइन में होते हैं, एक साथ में बहुत सारे लोगों के वो जो है भाव को देख सकता था, और शायद मैं तभी उसको एड्रेस कर पाता, क्योंकि अभी मैं केवल स्क्रीन देख पा रहा हूं, आपको नहीं देख पा रहा हूं. इसलिए आई फुली डिपेंड अपॉन व्हेन यू से समथिंग, व्हेन यू आस्क. एंड देन कम्स सर्टेन कंट्रोवर्सीज इन द फील्ड. जब हम कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, देयर कैन बी सो मेनी कंट्रोवर्सीज इन द फील्ड. कुछ अब आपको मैं दो चीजें जो अभी क्विकली बताने की कोशिश करता हूं. एक कंट्रोवर्सी क्या थी कि पहले जब ये हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे तो कुछ लोगों के ध्यान में आया कि स्मार्ट सिटी का मतलब फ्री इंटरनेट है, तो केवल जो है फ्री वाईफाई लग जाएगा जगह जगह पे तो बस हो गया. तो उसके बारे में कुछ लोगों ने वो टिप्पणियां भी की. लाइकवाइज जब भारत सरकार ने कुछ चीजों के जो अभी नाम बदले, जैसे MHRD जो था उसका नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, देयर कैन बी फ्यू कंट्रोवर्सीज. लाइकवाइज जो कि हमारा प्लानिंग कमीशन था उसका नाम बदल के तो फिर जो है नीति आयोग हो गया, तो उसमें कुछ लोगों ने सोचा कि वो अंग्रेजी की हिंदी कर दी कि प्लानिंग का नीति बना दिया. बट इट वाज एक्रोनियम फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर transforming India. So there can be so many such controversies, and what has not been studied yet, what are those things what has been left so far, which has not been touched so far. So therefore that is something ki we should synthesize and discuss the concept. फिर आता है मेथोडोलॉजिकल लिटरेचर का, कि जब हम मेथोडोलॉजी क्योंकि हमने कोई ना कोई यूज करनी है, उसमें क्या है कि बिफोर डिसाइडिंग ऑन ए स्पेसिफिक मेथड फॉर द स्टडी, रिसर्चर शुड रीड द रेलेवेंट मेथोडोलॉजिकल लिटरेचर. Relevant methodological literature in a qualitative study, one should obtain a detailed overview of the current state of qualitative research, relevant publication about your methods of choice. It will allow you to select your specific methods. कौन सी चीज है, जब हम उसका प्लस माइनस देखते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, तभी के बाद तो आप निर्णय करते हैं. And this understanding will help to compose a detailed and concise account of why and how you used your method. देखिए यहाँ दो चीजें हैं. हम how you used it, you can very well say, but why you used, there should be. कई बार जो है ये why वाला जो है, you have to answer that. आजकल बहुत सारे जोक्स आ रहे हैं कि भाई कोई पॉजिटिव आ रहा है उसको क्या करना है, नेगेटिव आ रहा है उसको क्या करना है, कि जो पॉजिटिव आ रहा है उसको भी जो है वही आप जो यूज कर रहे हैं कि हल्दी वाला दूध दे दो, उसको भी वो काढ़ा पिलाओ, उसको भी जो है आइसोलेशन में रखो, और वो भी सारा मास्क और वो लगाए,
और नेगेटिव वाला भी वही करेगा। फिर जाके बोलते फिर टेस्ट क्यों करना है? तो इसलिए जो वाई है आपको, यू शुड बी इन पोजीशन टू आंसर दैट वाई यू हैव यूज्ड इट, and therefore it helps to know what are the methodological traditions, alternatives and controversies. अगर कुछ ट्रेडिशंस है, आपने कुछ अल्टरनेटिव्स की है अगर उसमें, तो उन अल्टरनेटिव्स में से आपने किसको चुना वो महत्वपूर्ण है, और कोई कंट्रोवर्सी है तो उसको आप किस तरह से एड्रेस करते हैं। फिर इंपीरिकल मेथड, इंपीरिकल लिटरेचर, इसमें आप देखिए नेक्स्ट स्टेप इज टू रिव्यू एंड समराइज द इंपीरिकल रिसर्च दैट हैज बीन डन इन द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट आर द मेथड्स दैट आर यूज्ड और डिबेटेड? कोई ऐसी चीज है, क्योंकि इंपीरिकल लिटरेचर है, उसमें कुछ मेथड्स हो सकते हैं विच आर यूज्ड और डिबेटेड। कोई भी किसी भी चीज का मेथड हो सकता है, चाहे अब मैं क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा था, पीछे एक कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट में क्या था कि एक सीसी टर्म की बात की जा रही थी, जिसमें कार्बन क्रेडिट की बात की जा रही थी कि हम अगर कम कार्बन एमिशन करते हैं तो हमारे हिस्से में कार्बन क्रेडिट जुड़ता है और उसके बदले हमारे को कुछ हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प या कुछ सस्ते लोन दिए जाते हैं। तो उसके बारे में क्या है कि देयर आर सर्टेन मेथड्स एंड यूज्ड और डिबेटेड। डिबेट ये हो सकता है कि क्या हम जो अविकसित देश है या विकासशील देश है, क्या हम सदैव अविकसित या विकासशील बने रहेंगे विकसित देशों की रहमो करम पर? ये डिबेटेबल इशू हो जाता है। आर देयर एनी कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट एंड फाइंडिंग्स विच यू कुड टेक एज ए स्टार्टिंग पॉइंट? कई बार कुछ चीजों में क्या हो, कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट होते हैं और हम उसकी स्टार्टिंग पॉइंट, मैं आपको कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट समझाने की कोशिश करता हूं। मैं जब शायद छोटा था तो कभी आपने भी सुना होगा किसी को मोच आ गई, मान लीजिए अचानक आपका पांव ट्विस्ट हो गया, थोड़ा स्वेलिंग आ गई, तो घर में क्या किया जाता था कि उसको बोला जाता था कि गर्म पानी का सेक लगाओ, पानी ले लो गर्म और उसमें नमक डाल दो, उसमें पानी डालो या कपड़े को गर्म पानी में डुबो डुबो के उसको सेक लगाओ। लेकिन मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मुझे ध्यान में आता है कि किसी को मोच आ गई, मान लो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो तुरंत जो क्या करते थे कि फ्रिज से आइस क्यूब लाओ और उसको आइस क्यूब से जो है काफी देर तक वो किया जाता था। जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी। पहले वाले में हम गर्म थेरेपी दे रहे हैं, यहाँ पे हम बिल्कुल बर्फ से, आइस से एक ऑपोजिट थेरेपी। तो दिस कैन बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट कि दिस इज द कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट। एंड आई हैव टू से कि कौन सी कंडीशन में ये बर्फ वाला ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, कौन सी कंडीशन में वो गर्म पानी वाला इफेक्टिव हो सकता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कई बार जो मैं देखता हूं कि ज्यादातर केसेस में शायद हम लोग ये भूल जाते हैं, हम कर नहीं पाते कि रिव्यू कैसे करना है। ये इसलिए इसको थोड़ा देखिए कि when you are reading existing study it is important to be able to assess them critically। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब क्रिटिकली शब्द का गलत अर्थ निकालते हैं, उनको लगता है कि उसको क्रिटिसाइज करना है। क्रिटिकली का मतलब है कि आप उसको गुण दोष के आधार पर, यू प्लेस दिस ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स in terms of both methods and result। मान लीजिए कोई अच्छा मेथड है तो you see that she has used an appropriate and a very sound methodology, or sometimes the methodology may be weak। The researcher should consider in particular how far the study has achieved its aims and meets appropriate methodological standards in collecting and analyzing data। कि हम किसी जो निर्णय पे पहुंचते हैं क्या अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी ली। अभी का आप बिहार के इलेक्शन के एग्जिट पोल को देखिए, जितने भी एग्जिट पोल थे एनडीए को किसी ने भी विनर घोषित नहीं किया था, नो वन। कुछ में इतना हो सकता है कि किसी ने नजदीक में रखा था, बट नो वन गेव मोर सीट्स टू एनडीए देन दैट ऑफ द अनदर महागठबंधन। सो वी कैन क्वेश्चन द मेथोडोलॉजी। So we have to critically analyze methodology being done by these cephalogists for projecting the election result।
So while reviewing a study, one may include mention the problem being addressed, state the central purpose और focus of the study, जो आपकी जिसको आप स्टडी कर रहे हैं उसका फोकस क्या था, briefly state information about the sample population or subject, then review key results of the study. और कोई मेथोडोलॉजिकल है तो उसको टेक्निकल और मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज के हिसाब से उसको देखिए। अब यहाँ कई बार क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि जी शिमला पे तो जी स्टडी हो गई, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन शिमला के ऊपर स्टडी किस पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है। मान लीजिए शिमला पे कोई हिस्टोरिकल स्टडी हुई है, देयर इज स्टिल ए स्कोप दैट हाउ द शिमला हैज डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, or there is still the scope that how its economic aspect has changed. There is still the scope how the sociology, the population matrix has changed, and there is still the scope that how the city of Shimla has developed and shall develop in future. तो उस आधार पे हम उसको करेंगे। I think I'll be finishing it, madam, in 5-7 minutes. फिर steps जो involved है लिटरेचर रिव्यू में, उसमें देखिए ये बुक्स, जर्नल और इंटरनेट, इसमें आई कैन लीव इट। यहां देखिए जो स्टेप्स की बात करते हैं, पहली चीज तो कि अगर आपको पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि आप किस चीज पे काम करना, चूज योर टॉपिक, चूज योर प्रॉब्लम जिसके बारे में, अदरवाइज व्हाट विल यू सर्च फॉर। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैंने बाजार से खरीदना क्या है तो मैं किस दुकान पे जाऊंगा। आई शुड बी क्लियर, अगर मुझे कपड़ा खरीदना है तो निश्चित रूप से मुझे कपड़े की दुकान पे जाना है, सब्जी की दुकान पे नहीं जाना है, मुझे राशन की दुकान पे नहीं जाना है, केवल कपड़े की दुकान पे जाना है। तो लाइक वाइज कि इफ आई नो माई एरिया इन विच आई हैव टू मेक ए स्टडी, दैट्स द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड इज टू आइडेंटिफाई डाटा बेसेस एंड रिसोर्सेज। फिर वो डाटा बेस और रिसोर्सेज पहले काफी वेग हो सकते हैं, फिर देन आई सर्च एंड रिफाइन, उसके बारे में मैं जब सर्च करता हूं तो कुछ कुछ चीजों में क्लैरिटी आती है। आई रिफाइन द थिंग्स कि व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आई शुड मेक यूज एंड व्हाट हैव बीन द रिसोर्सेज दैट आई वाज थिंकिंग अर्लियर, मे बी सम ऑफ देम दे डू नॉट रियली फिट इन, एंड देन रीड एंड एनालाइज। व्हेन आई रीड इट एंड एनालाइज, कि जो पढ़ने के बाद मैं एनालाइज करता हूं कि ये कौन सी चीज जो है उसके लिए उपयुक्त होगी, देन राइट द रिव्यू। उसके बाद जो है आफ्टर रीडिंग, व्हेन आई रीड इट एंड व्हेन आई एनालाइज इट, देन आई राइट द रिव्यू। और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड क्वालिटी रिव्यू ऑफ लिटरेचर के, इट मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि आपको गागर में सागर भरना है। ये बहुत जरूरी है कि कई बार ये नहीं, कुछ लोग जो है दो एक्सट्रीम में बताऊं, कई बार कुछ लोगों ने क्या लिखा होता है कि टेलर 1969, फिर आगे कॉमा करके मिश्रा 1972, दिस दैट, सिर्फ नाम लिखा होगा और ब्रैकेट में केवल एक ईयर दिया होगा, लेकिन किया क्या है किसी ने कुछ पता नहीं है, वो एक एक्सट्रीम है। दूसरे ने क्या किया होगा कि 1-1.5 पेज में एक ही स्टडी को रिव्यू कर दिया होगा। तो अगर आपने 100 स्टडी रिव्यू करनी है तो प्रोबेबली देयर विल बी 80-90 पेजेस फॉर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, व्हिच इज अगेन द अनदर एक्सट्रीम। तो आपको उन दोनों के बीच में जो होते हैं ना कि भाई वो कहते हैं कि अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, उसमें अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप के बोलो, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, वो एक्सट्रीम है। तो इसलिए इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव दैट यू सेलेक्ट योर वर्ड्स केयरफुली एंड राइट योर स्टडी इन ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। दूसरी, इट शुड इंक्लूड अप टू डेट रेफरेंसेस। बहुत सारी स्टडीज आती है, आप 2020 में पेपर लिख रहे हो, 2020 में थीसिस लिख रहे हो, लेकिन आपने लिटरेचर रिव्यू किया है 2010-11 तक का, क्या पिछले 8-9 सालों में या इवन 14-15 तक का, क्या पिछले 4-5 वर्षों से उस टॉपिक पर, उस रिसर्च प्रॉब्लम पर कोई स्टडी नहीं हुई? तो therefore if you are writing anything in 2020, I think you must include the studies up to 2019 if there is no study in 2020. It should be systematic.
कि सम टाइम लिटरेचर रिव्यू हम क्योस कर देते हैं। अब सिस्टमेटिकली इसके कई तरीके हो सकते हैं। हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ओल्डर टू न्यू कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा वे में हम उसको थीमेटिक कर सकते हैं कि अलग अलग थीम की स्टडीज को उस तरह से करें और उसको सिस्टमेटिक वे में, एंड इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, कि उस लिटरेचर रिव्यू को आप प्रॉपरली जो है इस तरह से रिप्रोड्यूस करने में संभव हो, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायस, कि हम किसी चीज को थोड़ा एम्फेसाइज करते हैं। कई बार हमारे जो इनहिबिशन रहते हैं, जो जिसको हम पूर्वाग्रह कहते हैं, कि हम कुछ पूर्वाग्रह के आधार पर कि जो चीज मुझे अच्छी लग रही है, जो चीज मेरे विचार से मेल खाती है, उसको मैं बढ़ा चढ़ा के लिख रहा हूं। जो चीज मेरे से मेल नहीं खाती है उसको मैं बिल्कुल दबा के रख रहा हूं, कि क्योंकि जैसे ज्योग्राफी में हम जानते हैं कि इनिशियली जो स्टडी आई उसमें क्या लिखा जाता था कि जो सूर्य है पृथ्वी के ओर इर्द गिर्द घूमता है। जब गैलीलियो ने उसको ऑपोजिट लिखना शुरू किया कि सूर्य पृथ्वी के गिर्द नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है, तो उसको दंडित किया गया। और इसलिए अगर मैं भी एक विचारधारा से रखता हूं कि अगर वो मुझे ठीक लग रही है तो मैंने उसको खूब एम्फेसाइज किया, ठीक नहीं लग रही है तो उसको बिल्कुल सप्रेस किया। तो इसलिए इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, इट शुड बी वेल रिटन, मीनिंग देयर बाय कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपके शब्द और आपका जो लैंग्वेज वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। एंड इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ इट्स पार्ट्स, सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि वो आपको एक स्टोरी के रूप में, पूरा जो लिटरेचर रिव्यू है वो ये नहीं लगना चाहिए कि एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं है। आपने लिखा शर्मा ने ये बोला, फिर वर्मा ने ये बोला, भारद्वाज ने ये बोला, लेकिन शर्मा का वर्मा से या वर्मा का भारद्वाज से कोई लिंक भी हो तो वो उसका लाभ नहीं है। इट शुड बी सम टोटल जो ऑफ इट्स पार्ट्स। वो बहुत जरूरी है कि जो घड़ी है ये तभी चलती है व्हेन ऑल दीज पार्ट्स आर पुट इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। मैं सुई अलग निकाल दूं, फित्ता अलग निकाल दूं, इसकी सुइयां अलग निकाल दूं, इसके अंदर जो सेल है अलग निकाल दूं तो और रुमाल में बांध दूं, इट विल नॉट वर्क। So it should be put in a very systematic way so that it is sum of its parts, and it should be clearly searched and selected properly. Accurate reference should be given in the review. ये इस तरह के जब हम करेंगे तो naturally it paves the way for the good research. I think with these words I stop over here. थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें अनुमान अप्रोच और सम्मान अप्रोच, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के बारे में तीनों अप्रोचेस से हमें अवगत कराया कि हम अनुमान से ना चलें और ना ही हनुमान से चले, हम सम्मान अप्रोच से चले कि जो हमारे लिए रिलेटेड है उसे लिंक करके और उसे कनेक्ट करके अपने रिव्यू को हम देखें और अपने जो लिंकिंग स्टेप्स आपने बताए उसके अकॉर्डिंग अगर हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को हम अडेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प अस। तो आपके हमारे रिव्यू रिलेटेड पर्पजेस, एरिया ऑफ रिव्यू लिटरेचर और वेरियस अप्रोचेस, स्टेप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को इलेबोरेट करने के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।